रिया की ड्रग्स मंडली जिसका बचना अब नामुमकिन है। ड्रग पेडलर जैद और केजे के बीच जो बातचीत हुई है उसकी कॉल रिकॉर्ड बहुत सारे खुलासे कर रही है। एनसीबी अब मुंबई और गोवा में तमाम ड्रग पेडलर पर शिकंजा कस रही है जिनका कहीं ना कहीं मुंबई की ड्रग पार्टी से कनेक्शन है। रिया की ड्रग्स मंडली पर एनसीबी का शिकंजा और कसता जा रहा है। शनिवार को एनसीबी ने मुंबई से लेकर गोवा तक एक साथ छापेमारी की, जिसमें 7 ड्रग्स डीलर और पेडलर दबोचे गए। इन्हीं में एक है केजे उर्फ करमजीत। 23 साल के ड्रग पेडलर करमजीत के पास से एनसीबी को गांजा और चरस भी बरामद हुआ है। दादर से भी एक ड्रग पेडलर को आधा किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है। वहीं पवई से अंकुश और गोवा से क्रिस कोस्टा नाम के एक ट्रक पेडलर दबोचे गए हैं। एनसीबी के जाल में फंसा ट्रक पेडलर करमजीत उर्फ केजे ही वो शख्स है जिसका नाम शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ में सामने आया था। जानकारी के मुताबिक केजे मुंबई के कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट्स और आसपास के इलाके में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। केजे और उसके लोग सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के साथ साथ रिया के भाई शौविक को भी ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे, जिन्हें बाद में सुशांत तक पहुंचा दिया जाता। रिया, शौविक और मिरांडा इस चेन का खुलासा पहले ही एनसीबी के अफसरों के सामने कर चुके हैं। आज तक ने ड्रग्स पेडलर जैद विलात्रा और केजे की बातचीत की कॉल डिटेल हासिल की है, जिसके मुताबिक ड्रग पेडलर जैद का सैमुअल मिरांडा से था संपर्क। दोनों के बीच 3 बार में 72 मिनट बात हुई। सैमुअल मिरांडा ड्रग्स पेडलर केजे के भी संपर्क में था। 24 सितंबर से 17 मार्च के बीच 17 बार बात हुई। दोनों के बीच 300 मिनट लंबी बातचीत हुई। ऋषभ ठक्कर भी जैद के संपर्क में था। केजे की बासित परिहार और करण अरोड़ा से भी बात हुई। रिया पहले ही एनसीबी को बता चुकी है कि सुशांत की ड्रग्स पार्टीज में कई सेलिब्रिटीज शामिल होते थे। एनसीबी के पास 25 ऐसे बॉलीवुड सितारों की लिस्ट है जिनका ड्रग्स कनेक्शन है और अब उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाने की तैयारी है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल कितना गहरा है ये जांच के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल कुछ नाम सामने आ गए हैं जो एनसीबी के डॉसियर में दर्ज है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के जरिए बड़े नामों तक पहुंचने की तैयारी है। रिया ने खोले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के राज। सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में कौन कौन आता था? बीस पन्नों में बॉलीवुड की ड्रग कंपनी का कच्चा चिट्ठा। माया नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती। बॉलीवुड का ग्लैमर किसे अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे ड्रग्स की गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती हैं, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से जो एनसीबी को सिरा मिला, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज के नाम रिया ने लिए हैं, जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामला यहीं थमता दिख नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कस रही है। शायद यही वजह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया। रिया से सवालों के जवाब में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि बॉलीवुड में कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया ने एनसीबी को उन हस्तियों के नाम बताए हैं जो सुशांत की पार्टी में शामिल होते थे और ड्रग्स लेते थे। ये पार्टी लोनावाला फार्म हाउस पर होती थी। रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 2 बड़े नाम भी लिए हैं जो अक्सर इन पार्टियों में आते थे। एनसीबी की जांच सिर्फ गोवा और मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई तक है। जांच में दुबई के ड्रग्स डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी रिया समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 27 अगस्त को अब्बास और करण की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग फाइल सामने आ गई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ विद्या, आज तक। आगे बढ़ेंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करने वाली हैं। सुशांत केस को लेकर कंगना महाराष्ट्र सरकार पर पहले से ही हमलावर है, लेकिन 9 सितंबर को अपने दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलने के बाद कंगना और आक्रामक हो गई हैं। उद्धव की सत्ता से खुलकर पंगा लेने वाली कंगना आज अपनी लड़ाई को एक पायदान और ऊपर ले जाने की तैयारी में है। अपने दफ्तर पर बीएमसी के बुलडोजर का कहर झेलने के बाद कंगना के तेवर नर्म पड़ने की बजाय और भी आक्रामक हो गए हैं। आज वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतों का पिटारा खोलने वाली है। आज महाराष्ट्र राजभवन में कंगना रनौत का अपॉइंटमेंट तय है। दोपहर 4:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगी कंगना। महाराष्ट्र सरकार से चल रही तनातनी को लेकर राज्यपाल से चर्चा करेंगी कंगना। सोमवार को मुंबई से रवाना हो जाएंगी कंगना। राज्यपाल से मुलाकात से पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करके अपने तेवर की झलक दिखाई। इस तस्वीर में शिवाजी महाराज को अपनी तलवार कंगना को सौंपते दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कंगना ने इस तस्वीर के साथ मराठी में लिखा है कि वो डराने वालों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। एक दिन पहले ही शिवसेना के अखबार सामना में कंगना को इशारों में चेतावनी दी गई थी, लेकिन कंगना का रवैया बता रहा है कि वो अब ऐसी चेतावनी और धमकियों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। खास बात यह भी है कि उद्धव सरकार के खिलाफ अपने इस जुझारू अंदाज के चलते वो देश भर के बीजेपी नेताओं की चहेती बन गई है। तो आपने एक महिला का घर तो तोड़ दिया, लेकिन माफिया का घर आप नहीं तोड़ पाए। तो सरकार, शिवसेना की जो सरकार है, वहाँ पूरी तरह से जो बाला साहब जी के जो एक अप्रोच था, जो काम करने का तरीका था, बिल्कुल उससे अलग हटकर काम कर रही है। और एक तानाशाह सरकार है जो कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर कहीं न कहीं कुठारघात कर रही है। कंगना नेवी के पूर्व अफसर पर शिव सैनिकों के हमले की घटना को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन घटना के 2 दिन बाद शिवसेना की तरफ से जारी बयान में इस हमले को एक तरह से जायज ठहराया गया है। संजय राउत के मुताबिक पूर्व नेवी अफसर की सोशल मीडिया पोस्ट भड़काऊ थी और इसकी प्रतिक्रिया में ऐसी घटना होना लाजमी है। इस पर भी शिवसेना का तुर्रा ये कि महाराष्ट्र में कानून का राज है। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्व नेवी ऑफिसर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुंबई में रहने वाले हर व्यक्ति को झटका जरूर लगा है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस घटना को शिवसेना की सत्ता पर हमला करने का एक अवसर मिल गया है। कंगना को मौका मिला तो उन्होंने अपने जबानी और ट्विटर वाले हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ी।
सभी जानते थे कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना शिवसेना से लंबे समय तक दुश्मनी निभाएंगी, लेकिन इस कदर निभाएंगी ये कोई नहीं जानता था। आशियाना टूटा, लेकिन हौसला किसी चट्टान जैसा बुलंद है। उन्होंने शिवसेना को अपने निशाने पर लिया और नेवी के पूर्व अफसर से मारपीट को लेकर कंगना ने जुबानी मिसाइल दागे। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूँ केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। मुंबई के पाली हिल में कंगना के दफ्तर पर जब से बीएमसी का बुलडोजर चला है, तब से खास तौर पर उनके ट्विटर वाले हमले भी तेज हो गए हैं। कंगना हर वक्त मौके की तलाश में रहती है और उनके हर ट्वीट में उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के लिए आग होती है। कंगना ने पहला ट्वीट किया और अपनी बात को सोमनाथ मंदिर से जोड़ दिया। जिक्र सोमनाथ का था, लेकिन इशारा उद्धव सरकार की तरफ था। सुप्रभात दोस्तों, ये फोटो सोमनाथ टेम्पल की है। सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। 2.5 घंटे के बाद 10:08 पर कंगना ने उनकी मां की आज तक से हुई बातचीत का वीडियो शेयर किया और लिखा, माताजी जैसे बचपन में हमारी क्लास लगाती थी, वही क्लास उन्होंने शिवसेना की भी लगा दी। इस चंडी रूप से शिवसेना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी बहुत डर लगता है। दरअसल कंगना की मां आशा रनौत ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये बात ठाकरे की शिवसेना है नहीं, ये नहीं है बात ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी बात सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है और क्या है ये? दोपहर 3:48 पर कंगना ने एक बार फिर इशारों में उद्धव सरकार पर हमला किया। अपने ट्वीट में एक तस्वीर शेयर की और लिखा, लक्ष्मीबाई और वीर शिवाजी के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं अपना काम जारी रखूंगी। अगर वे मुझे डराने की पूरी कोशिश करते हैं तो भी मैं साहस के साथ आगे बढ़ती रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद बीएमसी की नजर कंगना के खार वाले घर पर भी है। खार वाले फ्लैट को लेकर कंगना ने कोर्ट से स्टे तो ले लिया, लेकिन बीएमसी इस पर हथौड़ा चलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि 7 साल पहले कंगना ने 3 फ्लैट खरीदे थे। साल 2018 में बीएमसी ने कंगना के फ्लैट में अवैध बदलाव को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ कंगना ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। अब बीएमसी एक बार फिर कोर्ट से कंगना के फ्लैट पर कार्रवाई की मांग कर रही है। यही वजह है कि कंगना के जवाबी हमले तेज होते जा रहे हैं। कंगना लगातार शिवसेना पर विचारधारा से अलग जाकर गठबंधन करने वाली नब्ज को दबा रही है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि उन्हें ये ताकत कहां से मिल रही है। आज तक ब्यूरो। तो मुंबई में एक पूर्व नेवी ऑफिसर पर शिवसैनिक खुलेआम जानलेवा हमला करते हैं। हमले के बाद शिवसेना कानून का हवाला देकर सफाई भी देती है, लेकिन पहले सुनिए रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा का वो दर्द और आशंका जहां वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। मेरे साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। हम उनको बतलाया कि मैं डिफेंस के हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मेरे साथ वो लोग बात करने के लिए बुलाए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादती किए मेरे साथ। बिना बात किए हुए वो मारना वारना चालू कर दिया। ये बहुत दुखद बात है। मारने के बाद मेरे घर पर पुलिस भेज दिए, मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए। फिर उधर वो लोग मारते पुलिस वाले। अतुल जी का और रानी द्विवेदी जी का मुझे साथ मिला, इन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं शायद आपके सामने में दिखता नहीं। ये लोग जेल में ले जा करके मार भी देते हम। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए। हमारे बच्चों के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, मेरे ऊपर में किसी तरह का छेड़खानी कर सकते हैं, हादसा कर सकते हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा गुजारिश है कि मेरा और मेरा परिवार का सिक्योरिटी का इंतजाम करें। अभी मेरा आंख में ये दर्द है
और पता नहीं है, वो धुंधला इससे दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई देगा कि नहीं देगा, कब होगा पता नहीं। देश का मिलिट्री हो या पुलिस हो, ये जनता के सेवा करने के लिए होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में वो सिस्टम जाम हो जाता है। उद्धव ठाकरे जी को उनके जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके आदमी हैं, वो पूरे लोगों को देश के सामने देश से माफी मांगना चाहिए। भारतीय सैनिकों के खून में राष्ट्रभक्ति का उबाल है और जोश बेमिसाल है। भारत के वीर पहाड़ी युद्ध के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आज हम एलएसी से आपके लिए लेकर आए हैं सुपर एक्सक्लूसिव पराक्रम रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपको भारत की तैयारियों का अंदाजा दे देगी। आईटीबीपी के ये वीर जवान पूरी तरह से तैयार हैं चीन की सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ईस्टर्न लद्दाख में तैनाती के लिए। भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा बरकरार है। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, आप देख सकते हैं कैसे ये जवान एक माउंटेन टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही हालात इस वक्त बने हुए हैं। हमारी सांस फूल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एकदम जिस तरह की ये चढ़ाई है, ऑक्सीजन लेवल यहां कम होता है। इस सर्दी में जब तापमान -20, -30, -40 डिग्री तक भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के बीच में गर्मा गर्मी बनी रहेगी। लद्दाख में हालात मुश्किल है, इसका सामना सबके बस की बात नहीं, लेकिन हालात के सामने वो हौसला है जो चट्टानों से भी मजबूत है, जो पहाड़ों से भी ऊंचा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सरहद पर सेनानियों का जोश देख लीजिए। भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा बरकरार है। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यही सैनिक कुछ दिनों बाद सामना करेंगे चीनियों का और दिखाएंगे कि भारत की सेना किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली। ये जोश उस जिद की है जिसने चीन की अकड़ को जवाब दिया है। लद्दाख की लड़ाई लंबी है। एलएसी पर तैनाती के लिए आईटीबीपी के जवानों की नई टुकड़ी तैयार हो रही है। आईटीबीपी के ये वीर जवान तैयारी कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती की। कुछ ही दिन में इनमें से काफी सैनिक तैनात किए जाएंगे ईस्टर्न लद्दाख में, जहां पर पिछले 4 महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में झड़प चल रही है। आईटीबीपी के ये जवान भारतीय सेना के साथ मिलकर एलएसी पर चीन की सेना से मोर्चा लेंगे। सीमा पर एक एक जवान 10-10 पर भारी है। ये पहाड़ों की लड़ाई है, इसमें भारत के जवानों का दुनिया में कोई सानी नहीं। हम इस समय हैं एक आईटीबीपी की पेट्रोल पार्टी के साथ जो एक्सरसाइज कर रही है एग्जैक्टली उस सिचुएशन के लिए जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे ये जवान एक माउंटेन टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही हालात इस वक्त बने हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने हैं। लद्दाख में इसी तरह से पहाड़ों पर कब्जे की लड़ाई है। इस मामले में भारतीय सेना इस वक्त चीन पर भारी है। एलओसी पर ज्यादा रणनीतिक जगहों पर भारतीय सेना का दबदबा है। इसी तरह के रिज लाइन्स हैं, इसी तरह के माउंटेन टॉप्स हैं जिनको भारतीय सेना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भारतीय सेना का कब्जा बन गया है और चीनी सेना उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। पहाड़ों पर भारतीय सैनिकों से लड़ना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। यह भारतीय सैनिकों की ताकत है, उनकी ट्रेनिंग जबरदस्त है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर एक एक कदम पर सांसें फूल जाती हैं। हमारी सांस फूल रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एकदम जिस तरह की चढ़ाई है ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम होता है। पेड़ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही रगिड है ये सारी टेरेन।
इसमें ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। ये तो फिलहाल 12,000 फीट है, लेकिन बता दे जहां पे झड़प चल रही है उन इलाकों में कम से कम हाइट 16,000 17,000 फीट है, जहां पर हमारे सैनिक आमना सामना कर रहे हैं चीनी सेना का। ठीक इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। बहुत जरूरी है इन जवानों को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए। पहाड़ों पर चढ़ना हो या उतरना या फिर पहाड़ों के किसी भी मिशन को अंजाम देना हो, आईटीबीपी के जवान हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। इस बार तो चीन को अपनी पूरी ताकत दिखानी है। चाहे कितना कठिन इलाका हो, चाहे कितना कठिन मौसम हो, चाहे सामने कितना भी शक्तिशाली दुश्मन हो, आईटीबीपी के जवानों का जोश हाई है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि चीन की तरफ से अग्रेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसके चलते ये लग रहा है कि एक तरफ तो बातचीत का दौर चलता रहेगा, लेकिन इस सर्दी में जब तापमान -20, -30, -40 डिग्री तक भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के बीच में गर्मा गर्मी बनी रहेगी। चीन से 4 महीने की टक्कर में अब असली चुनौती मौसम की है। सर्दियों में -40 का तापमान हो जाएगा, लेकिन भारत ने इसके लिए भी खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है। लद्दाख से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।